Hello friends, as I promised, now today we are going to discuss about measures of central tendency. We have already discussed that statistic deals with the data that we collect for the specific purpose, and the decision will make according to the analysis on given data, right? So measure of central tendency is one of the way to analyze and interpret the data. Measure of central tendency gives us the rough idea where the data points are concerned or where the data points are concentrated or centered. As for example, if I take this data, say 5, 3, 2, 1, 4, 6, 9, 10, 11 and 12. These are 10 numbers. So here n is equal to 10 and its mean average is equal to 6.3. सो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 6.3 के आसपास मेरा कितना डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? तो यहाँ पे कहीं पे 6.3 है, मेरी एवरेज है, मीन, और ये सारे डेटा इसके आसपास कितने हैं, राइट? तो ये इसके आसपास सिर्फ इतना है, बाकी सब कुछ दूर दूर है. तो मीन हमें ये सब जानने में हेल्पफुल होती है. अब जो मीन है वो हमें बेटर इंटरप्रिटेशन भी देता है डेटा का. It can give the idea of the scatteredness of our data or observations, और हमारा डेटा कहाँ पे बंच है वो जानने में भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हमारी हेल्प करते हैं. सो देयर आर, यहाँ पर हम 3 सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर देखेंगे: मीन, मोड एंड मीडियन. आज हम सबसे पहले मीन के बारे में बात करेंगे. हम अपने डे टू डे लाइफ में मीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. मीन और कुछ नहीं है, हम जिसको बोलते हैं एवरेज, वही है एवरेज. हम बात करते हैं ना, मेरी कार की एवरेज ये है, मेरे स्कूटर की एवरेज ये है, मेरे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स अच्छे नहीं हैं, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एवरेज, मीन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन. तो ये सब किस में यूज़फुल होगा? तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा डेटा है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करेगा मीन. मीन इज़ यूज़फुल टू स्टडी द कंपैरिजन ऑफ 2 सीरीज. लाइक अगर हम कार्स की बात करें, सपोज हमें कार परचेज करनी है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सी कार या फिर कौन से कंपनी की कार, कौन से मॉडल की कार अच्छी एवरेज देती है, राइट? जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी वही हमारी सबसे पहली चॉइस होगी, राइट? सो एवरेज इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरेटिव स्टडी. एवरेज इज़ ऑल्सो यूजफुल टू compute or calculate the various statistical measures such as dispersion, skewness, kurtosis, etc. ये सब टॉपिक्स हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. सो मीन इज़ वेरी यूज़फुल. तो अभी हमें यही देखना है कि मीन हम किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहला है हमारा मीन का फॉर्मूला, मीन और एवरेज. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन. सो मीन इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार. ये ऑलरेडी हम सब ने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है. ओके, तो ये आप देखोगे तो आपको याद भी आ जाएगा. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई. सी, एफ आईज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स आई. हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई और ऑब्जर्वेशन है एक्स आई. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे? तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मैंने इसको यहाँ से स्मॉल एन से डिनोट किया है. आप कुछ बुक्स में देखोगे तो उसको कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं. ओके, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में बात की है कि 4 टाइप्स के डेटा होते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन में.
तो उस डेटा का सबसे पहला टाइप है रो डेटा और अनग्रुप डेटा। उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं एक्साई। अब देखो ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो अलग अलग दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, है ना। इन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। सो एफ आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। तो हमारी फॉर्मूला अभी क्या हो जाएगी, समेशन एक्साई अपॉन समेशन 1, यानी कि कितना ऑब्जर्वेशन है हमारे, 3, 3, 6 और 9, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो हमारा n कितना है, यहाँ पे 9 है। तो समेशन एक्साई अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। सो आप इसमें एफ आई इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये जो नंबर्स हैं उन सब का सम होता है 382, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 42.44। ओके, सो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी मीन मिलेगी। अब दूसरे टाइप का डेटा हमने देखा था ग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। इसका मतलब ये है कि जो 0 वाला ऑब्जर्वेशन है वो 14 टाइम्स आता है, राइट। 1 वाला ऑब्जर्वेशन 21 टाइम्स अकर होता है, 2 वाला ऑब्जर्वेशन 25 टाइम्स आता है, राइट। तो यहाँ पे जो 0 है वो हम 14 टाइम्स लिखेंगे, 0 0 0 0 14 टाइम्स, 1 1 1 1 21 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे n कितना होगा, जो समेशन एफ आई है वो हमारा n होगा। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल होगा 245। ओके, और अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, राइट। ये हमारी है मीन की फॉर्मूला। तो अब हमारे मीन में फाइंड क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। सी हमारे पास यहाँ पे एक्स आई भी है, एफ आई भी है, तो अब हम यहाँ पे एक्स आई एफ आई फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो लेट मी राइट दिस मल्टीप्लीकेशन। इट इज़ 0, 21, 50, 129 यहाँ पे, 4 इंटू 51 इज़ 204, 40 इंटू 5 इज़ 200, 39 इंटू 6 इज़ 234 एंड 12 7 ज़ा 84। तो अब जो इसका जो टोटल है वो होगा 922। सो समेशन एफ आई एक्स आई इज 922 डिवाइडेड बाई 245, सो दैट इज इक्वल टू 3.763। सो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रुप्ड है उसमें हम मीन फाइंड कर सकते हैं। और हमारा थर्ड टाइप है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यहाँ पे हमें क्लासेस दिए हैं और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, यानी कि 20 to 30 के बीच में 8 ऑब्जर्वेशंस है, 30 to 40 के बीच में 26 ऑब्जर्वेशंस हैं एंड सो ऑन। ओके, तो ये फॉर्मूला जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्साई फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो एक्साई यानी कि यहाँ पर होगा क्लास मार्क। हमने पहले जब बेसिक्स ऑफ या फिर हिस्ट्री जो की थी उस वीडियो में मैंने बताया है कि क्लास मार्क्स क्या है इंटरवल्स के लिए। तो क्लास मार्क्स आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल्स। तो यहाँ पे 20 + 30 क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25। यहाँ पे 70/2 इज 35 एंड सो ऑन, दिस इज 45, 55 एंड 65। ओके, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई, यानी 8 इंटू 25 इज इक्वल टू 200। ये होगा 910 1350 1100 1040। और इसका जो सम है यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई वो होगा 4600। अब ये हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4600 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, यानी इसका सम अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 100। यू कैन चेक दैट, 8 + 26 + 30 + 20 + 16 इज 100। सो 4600 डिवाइडेड बाय 100 इज 46। ओके, सो इस फॉर्मूला के यूज से हम किसी भी टाइप का डेटा हो उसका मीन और एवरेज फाइंड कर सकते हैं।
बट कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है या तो फिर जो फ्रीक्वेंसीज है उसके नंबर अगर बहुत बड़े बड़े हो तो उसको स्मॉल करने के लिए हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड दी स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में ये फॉर्मूला यूज होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन ना। अगेन अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो n इज इक्वल टू समेशन एफ आई होगा, वेर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, दैट इज कॉल्ड द डेविएशन, डी आई इज कॉल्ड द डेविएशन। और ए क्या होगा, ए हमें चूज करना है। वैसे तो उस पर कोई कंडीशन नहीं है चूज करने की, बट ए ऐसी वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी चाहिए जो हमारे ऑब्जर्वेशन की सेंट्रल वैल्यू हो, ताकि जो डेविएशन आए वो फिर से बड़ा या छोटा ना हो जाए, राइट, वो बहुत बड़ा बड़ा ना आने लगे। सो फॉर दैट वी चूज ए सो दैट इट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहले अभी हमने जो एक एग्जाम्पल किया उसी को हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे है मेरे पास एक्सरसाइज, मेरे ऑब्जर्वेशंस है 25, 43। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस लिख लिए हैं और अब मैं यहाँ पे ए सिलेक्ट करती हूँ 40। ओके, और फिर हम फाइंड करते हैं डी आई। तो डी आई हमें क्या मिलेंगे, और यहाँ पे हमें इसके सम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सी यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो अनग्रुप्ड डेटा है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी, समेशन डी आई अपॉन एन, है ना, क्योंकि एफ आई इस केस में क्या होगा 1। ए हमने सेलेक्ट किया है 40 प्लस समेशन डी आई मिला हमें 22 और एन हमारा है 9। ओके, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 42.44। अभी अभी हमने सेम एग्जाम्पल सिंपल फार्मूला से किया तो उस पर भी हमें ये सेम आंसर मिलता है, राइट। सो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर ये मेथड ऑब्जर्वेशंस के नंबर्स जब बहुत बड़े हो तब यूज़ होती है, या तो फिर फ्रीक्वेंसी के नंबर्स बहुत बड़े हो तब यूज़ होती है। अब सेम एग्जाम्पल जो हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिया था वो भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने किया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास और फ्रीक्वेंसी दी है, हमने उसका क्लास मार्क भी कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल टू 45 ले लिया है। ओके, और इसके लिए डी आई कैलकुलेट किए एंड एफ आई इंटू डी आई, तो मुझे समेशन एफ आई डी आई मिला 100। और अब मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी एक्स बार में इसके फार्मूला में, तो मुझे क्या मिलेगा 45 प्लस 100 बाई 100 इज इक्वल टू 46, राइट। तो ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका यूज़ करके भी आप मीन फाइंड कर सकते हो। हालांकि आपको सारे फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है सब एक जैसे ही है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है सबके बीच। ओके, अब तीसरा जो है वो है सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हर एक इंटरवल की लेंथ सेम है तो ही हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एल, वेर एल इज द विड्थ ऑफ द इंटरवल एंड यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एल। मैंने अगेन सेम एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे मैंने क्लासेस लिखे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। यहाँ पे भी हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, सो क्विकली आई एम राइटिंग दिस एक्सरसाइज। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यू आई। सो व्हाट इज यू आई, इट इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एल। सो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है ए,
So again here also I am taking A is equal to 45. Okay, तो एंड L क्या होगा, यहाँ पे क्लियर है कि सभी की विड्थ है वो 10 है, सो L इज इक्वल टू 10 होगा. एंड यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट नाउ UI. ओके, और उसका अभी मल्टीप्लिकेशन हम फ्रीक्वेंसी के साथ कर देते हैं, तो ये इतना हो जाएगा. और उसका जो सम है FI/UI का वो होगा 10. अब ये सारी चीज़ें हम अगर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या होगा, 45 प्लस समेशन FI/UI इज 10, N इज इक्वल टू यहाँ पर है 100, और हमारा L भी कितना मिला है हमें, 10. सो दिस इज 100/100 इज 1 एंड 45 प्लस 1 इज 46. सो अगेन वी गॉट द सेम मीन, राइट. तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जब हर एक इंटरवल की लेंथ सेम हो. अगर सभी इंटरवल्स की लेंथ अलग अलग है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते. उसका रीज़न है हम यहाँ पे L यूज़ करते हैं. L जब सिंगल हो तभी हम ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट. अब हम बात करते हैं लास्टली, मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज. अगर हमारे पास दो सीरीज है, राइट, अलग अलग, और दोनों के मीन्स हमें पता है, दोनों की साइज हमें पता है, तो उनको कंबाइन करने पे उसकी मीन क्या होगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. x बार किसका होगा, जो कंबाइंड सीरीज है उसकी मीन होगी. x1 बार सीरीज 1 की मीन है और n1 उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, n2 सेकेंड सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड x2 बार इज द मीन ऑफ द सेकेंड सीरीज अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि टोटल. तो ये तो सिर्फ 2 सीरीज के बारे में है, बट इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं. सपोज हमारे पास 3 सीरीज है, तो फार्मूला क्या होगा, x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. सपोज 4 सीरीज है हमारे पास, तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगी n4 x4 बार, और यहाँ पर n4 ऐड हो जाएगा, राइट. So we can generalize this formula. Now let us solve one example for this. Here it is given that the mean marks of the statistics for boys of one class was 75 and girls is 65. यानी कि हमें x1 बार यह दिया है वो 75 है. Let me write B here for boys, and x G बार दिया है वो है 65. अब number of boys in class are 70, यानी कि जो NB है वो 70 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है NG इज इक्वल टू 30 है, और मुझे फाइंड करने हैं मीन मार्क्स ऑफ द क्लास. सो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा, लेट मी शो यू द फॉर्मूला. दिस n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, राइट. Again I am not writing the formula, just substituting the values. So it is first size is 70 and mean is 75 plus 30 into 65, and the total is 70 plus 30. कि जो टोटल है वो है 100, और जो पर नंबर्स है वो हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं. 70 इंटू 75, ओके, ये है 5250, and 30 into 65. So this value is 1950. So this is 7200 divided by 100. Okay. So the average marks of the class is equal to 72. So this was all about mean of the data.
So this is the first measure of central tendency. In next video we will discuss about the median and mode of, which are also important as per as the central measures of tendency are concerned. Okay, so have a good day. Thank you. Don't forget to like the video. Have a nice day.